एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पशुपति पारस ने अब इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, आज मैंने इस्तीफा भेज दिया है, ऐसा पशुपति पारस ने कहा है। मोदी कैबिनेट में पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है मोदी कैबिनेट से। और आपको बता दें कि एनडीए की सीट शेयरिंग में खाली हाथ रहने के बाद अब आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, हमें एक भी सीट नहीं दी गई है। इस्तीफा देने के पहले तक पशुपति पारस मोदी सरकार में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे। बता दें कि पशुपति पारस सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की एलजेपी को 5 लोकसभा सीटें मिलने से नाराज हैं। उन्हें सबसे बड़ी नाराजगी इस बात की है कि उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, साथ ही सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले उनसे बात तक नहीं की गई। बता दें कि बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो चुका है। बीजेपी बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई हैं। अन्य सहयोगी दलों की बात करें तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 5, जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लोक जनता दल को 1 सीट मिली है। लेकिन इसमें पशुपति पारस की आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं दी गई है, जिससे अब नाराज दिखाई दिए पशुपति पारस और आखिरकार उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो इससे आसार ये लगाए जा रहे हैं कि बिहार में अभी एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से तो ग्राफ्स के जरिए समझाते हैं, पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और पशुपति पारस जो है वो सीट ना मिलने से पहले ही नाराज चल रहे थे और उन्होंने अब साफ तौर पर कह दिया है जनता के सामने आकर कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। यानी कि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी, उन्हें यही लग रहा था कि बीजेपी उनका भी कुछ ना कुछ देख लेगी, लेकिन आज मैंने इस्तीफा भेज दिया है, ऐसा पशुपति पारस ने कहा है। क्योंकि पशुपति पारस ने पहले ही साफ कर दिया था कि जब तक सीट शेयरिंग पर घोषणा नहीं होती है तब तक वो साथ हैं, उसके बाद वो अलग हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ, आज मोदी कैबिनेट में पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया। तो एनडीए से एक सीट भी नहीं मिली है, जबकि पहले ये आसार जताए जा रहे थे पार्टी हाईकमान की तरफ से, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि ऑल इज वेल, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। आज ये चर्चाएं जो है वो सियासी गलियारों में चल पड़ी है कि आज जो भतीजा है वो चाचा पर भारी पड़ गया है। वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ओम शील जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ अपडेट है? तरीके से पशुपति पारस और चिराग पासवान में हमें बगावती तेवर पूर्व के दिनों में मिले। पार्टी की दो टूट हो गई और उसके बाद से पशुपति पारस जब एनडीए में शामिल होते हैं और अपने तमाम सांसदों को लेकर चले जाते हैं, चिराग पासवान के सांसदों को तोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। अब लोकसभा चुनाव है, अब और लोकसभा चुनाव में एनडीए का जो सीट बंटवारा होना था
उम्मीद ये लगाया जा रहा था पशुपति पारस द्वारा कि उन्हें भी कहीं ना कहीं जगह दिया जाएगा। चिराग पासवान की लगातार बैठकें चल रही थी जेपी नड्डा से, अमित शाह से, और अगर हम बात करें बीच में जब चिराग पासवान का एक समय ऐसा भी आया कि उनकी बात बनती नहीं दिख रही थी एनडीए में, तो वो एक बार तेजस्वी यादव से भी मिलने जाते हैं, जिसके बाद राजनीति और गर्म हो जाती है, जिसके बाद से फिर जेपी नड्डा से जो फाइनल बैठक होती है उसमें सारी चीजें तय हो जाती है। उस समय कयास ये लगाए जा रहे थे कि 5 सीटें मिली थी, तब तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुआ था। तब पशुपति पारस ने आकर कहा था कि तब तक एनडीए पर विश्वास कर रहा हूं, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा जब तक सीटों की घोषणा नहीं हो जाती है। क्योंकि एक आपको सीट याद होगा भारतीय पशुपति पारस जिसके लिए अड़े हुए थे और चिराग पासवान भी अड़े हुए थे, हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की सीट है, और अपने आप को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी एक तरफ चिराग पासवान अपने आप को बताते हैं बेटा होने के स्वरूप, और वहीं पशुपति पारस बताते हैं। पशुपति पारस का साफ तौर पर कहना रहता है कि वो जीते जी वो सीट मुझे देकर गए हैं, तो उनका उत्तराधिकारी मैं हूं। तो कहीं ना कहीं ये जो बगावती तेवर थे वो दोनों में देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब जो 5 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल गई है, अब पशुपति पारस का साफ तौर पर कहना है कि ये मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। इसी का नतीजा रहा कि वो इस्तीफा दे दिए हैं, और प्रधानमंत्री को बड़े नेता बताते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े नेता है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो केंद्र मंत्री मुझे बनाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब नाइंसाफी हुई हमारे साथ, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है भारती की पशुपति पारस राजद के साथ संपर्क में है। आज नहीं तो कल औपचारिक घोषणा हो सकती है कि पशुपति पारस महागठबंधन का हाथ थाम सकते हैं। बिल्कुल ओम, राजद के साथ वो जाएंगे कि नहीं इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये भी है कि एक तरफ तो पशुपति पारस हैं, वो पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं तो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी इस बार हाजीपुर सीट से दम भर रहे हैं, उनका नाम आ चुका है। तो काफी दिलचस्प ये जो जंग है वो होने वाली है, चुनावी जंग। ओम देखिए, बिल्कुल आपको अगर आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो उस समय चुनाव लड़ा गया था, चिराग पासवान अलग थे एनडीए से उस वक्त, और अलग होके लड़े थे। जेडीयू के जहां जहां प्रतिनिधि उतरे थे, जहां जहां उनके उम्मीदवार उतरे थे, वहां पर उन्होंने चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार उतारा था, जिससे कि जेडीयू को बहुत बड़ी चोट मिली थी। अब पशुपति पारस को हाजीपुर, एक तरफ बोल रहे हैं हाजीपुर से वह पशुपति पारस भी लड़ेंगे और चिराग पासवान भी लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं एक आमने सामने की लड़ाई हमें हाजीपुर में देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान पर विश्वास जताया है, किस लिए विश्वास जताया है आपको बताता हूं। जिस तरीके से भी पूर्व के दिनों में आप देखी होंगी जो रोड जनसभाएं कर रहे थे चिराग पासवान। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार भी जुड़ गए हैं। अरुण जी, आप हमें बताइए, अब तो पशुपति पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया, क्या वो आगे आरजेडी में शामिल हो सकते हैं? ऐसे जो बातें हैं वो सियासी गलियारों में अभी से चल पड़ी हैं। देखिए, वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए हैं, मंत्री पद से, लेकिन अभी भी वो एनडीए के पार्ट है, और इसमें वो पर्सनल उनका वो एनडीए में अभी हैं। और जहां तक आरजेडी में आने जाने की बात है, इंडिया गठबंधन, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उनको उनके साथ चीटिंग किया गया, उनके साथ गद्दारी किया भारतीय जनता पार्टी ने, यह बहुत ही दुखद है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने साथ दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो मौका परस्त वो राजनीति करते ही हैं, यूज एंड थ्रो की राजनीति करते ही हैं, चाहे जनता के साथ हो चाहे या फिर एलआई पार्टनर के साथ हो, तो ये उनका विषय है। लेकिन बिहार और पूरे देश में मुद्दा बना मोदी के बीच लड़ाई है, जनता मुद्दे के साथ है और जनता मोदी जी के खिलाफ है। और इंडिया गठबंधन और खास करके बिहार में हम 40 का 40 सीट जीतने जा रहे हैं। तेजस्वी जी का लहर है जी।
अरुण जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने ये तो बता दिया कि बीजेपी गद्दारी करती है। पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप इनाम देंगे पशुपति पारस को अपनी पार्टी में शामिल होकर, उनको वो सीटें जो मांग रहे हैं वो सीटें आप देंगे अगर वो शामिल होते हैं तो? अगर वो शामिल होते हैं तो। दूसरा सवाल ये कि अगर बिहार के सियासी गणित की अगर मैं बात करूं तो आपका तो गठजोड़ वैसे ही नहीं बैठ पा रहा है। जहां पर कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही है जिन सीटों पर, उन्हीं सीटों पर आपके भी नेता अड़े हुए हैं। तो अभी तक तो आपका गठबंधन ही वहां पर तय नहीं हो पाया, तो आगे की आप तस्वीरें कैसे साफ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोगों में अब कहीं कोई किसी तरह का द्वंद नहीं है और समय पे सारा चीज जो है 1 से 2 दिन के अंदर क्लियर होगी। बिहार में महागठबंधन पहले मजबूत तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में 2020 से ही काम कर रही है और आपने देखा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ही हम 2020 के विधानसभा चुनाव में करने का काम किया। तो इसलिए कहीं कोई इफवट नहीं है। हाँ, बिहार एनडीए टूट चुकी है, ये स्पष्ट आप भी देख रहे हैं। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करें, वहां नाराजगी उस खेमे में है, चाहे पारस जी तो आप देखी हैं मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे चुके हैं और अभी भी बहुत खेल वहां बाकी है। तो इंडिया गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन एकजुट है, एकजुटता के साथ हम लोग जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का सुथरा साफ करेंगे। अरुण जी, आप 40 पर 40 का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अब की बार एआईएमआईएम के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी वहां से 11 सीटों पर उतर रहे हैं। तो कैसे पार लगेगी नैया? देखिए, अब कोई लोकतंत्र है, आप किसी को रोक नहीं सकते। बहुत देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, जनता तय करेगी ना। जनता बनाम मोदी के बीच लड़ाई है और इंडिया गठबंधन के साथ जनता है, महागठबंधन के साथ जनता है। क्योंकि जनता को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, धोखा करने का काम किया है। जो भी प्रोमिस किया था, एक भी प्रोमिस पूरा नहीं किया। चाहे 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने की बात हो, चाहे आप महंगाई कम करने की बात कर लें, चाहे जो विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपया देने की बात थी, चाहे किसानों की आय 2 गुनी करने की बात थी। तो सारे वादे तो फ्लॉप साबित हुआ, जुमला साबित हुआ। तो आखिर जनता इस पर कैसे भरोसा करेगी? अरुण जी, वो तो बीजेपी के वादे हो गए। अगर मैं आपके मुद्दों की बात करूं तो आपने क्या मुद्दा दिया है बीजेपी को? परिवार का मुद्दा दे दिया आपने बीजेपी को, आपने थाली में सजा के उनको मुद्दे दे दिए हैं। तो आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। आप बहुत अच्छा सवाल किया। परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मैं गिनाने लगूं 1 घंटा। सबसे बड़ा परिवारवादी पार्टी और परिवार राजनीतिक गलियारे से आने वाले लोगों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आप देख लीजिए ना, कई सूची जो जारी हुआ उसमें कौन कौन है लोग। तो उससे जहां तक मुद्दे की बात है, बिहार में 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार थी, वहां हम उस सरकार में थे। तेजस्वी यादव जी ने अपने संकल्पों को पूरा करने का काम किया। जो वादा हमने किया ठीक है अरुण जी, हमारे साथ संजय सर भी जुड़ गए हैं आरएलजेपी से, उनसे भी हम सवाल ले लेते हैं। आज पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है, अब आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है संजय जी? चलिए, किसी तरह से संपर्क टूट गया है। वापस अरुण जी आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे यही था कि जो आपने थाली में परोस के जो मुद्दा दे दिया है बीजेपी को और मोदी परिवार, उनका तो थीम सॉन्ग भी आ गया है, अब क्या कीजिएगा आप? तो बिहार की सियासत को लेकर ये तमाम सारी चर्चा हम कर रहे थे और देखा आपने किस तरीके से पशुपति पारस का जो लेकर जो पिछले दिनों से हाईकमान की ओर से बातें की जा रही थी कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और आखिरकार पशुपति पारस की नाराजगी जो है वो देखने को मिली। एक बार फिर से हमारे साथ संजय सर जुड़ गए हैं। संजय सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आज पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है, अब आगे की रणनीति क्या कुछ बनाई जा सकती है?
ये रणनीति क्या है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी हर एक टाइम तैयार रहती है। जब पॉलिटिकल पार्टी एक इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो उसको कौन पूछेगा। तो एनडीए घटक दल ने हमारे को उस लायक नहीं समझा कि वो लोग हमारे को साथ में रखे, जबकि हमारे पास 5 सिटिंग एमपी थे। 5 सिटिंग एमपी होने के बावजूद भी उन्होंने हम लोग उससे बातचीत प्रॉपर तरीके से नहीं की और एक प्रॉपर मैसेज नहीं दिया, क्लियरेंस। तो ठीक है, अब कोई बात नहीं। अब उनको अगर लगता है कि वहां पर जो गठबंधन था वो ज्यादा बेटर है तो ठीक है, कोई इच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो संजय जी, बस मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अब आगे क्या, मतलब आप लालू यादव के पाले में जा सकते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है। अगर गठबंधन में उनसे बातचीत अच्छे तरीके से हो गई, जिसमें उनको भी नजर आ जाए कि हमारे से बेनिफिट उनको हो जाएगा और हमको उनसे बेनिफिट हो जाएगा, तो तभी ना बात होती है। ठीक है, धन्यवाद संजय जी हमसे जुड़ने के लिए।